स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चरहे। विरोध के आपने कई तरीके देखे होंगे, लेकिन विरोध का ये अंदाज सबसे जुदा है। विरोध की ये तस्वीर आई है महाराष्ट्र के बुल्ढाना से, जहां पर पीडब्ल्यूडी के कामकाज पर नाराजगी जाहिर करने के लिए एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने उनकी मीटिंग में नागिन डांस शुरू कर दिया। अचानक शुरू हुए इस अनोखे विरोध प्रदर्शन से अफसर भी हैरत में पड़ गए। दरअसल बुल्ढाना में पीडब्ल्यूडी विभाग रेलवे स्टेशन के पास फुटपाथ बनाने का काम कर रहा था। यह काम अचानक ही रुक गया। इसे लेकर कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो एनसीपी के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन का ये अनोखा तरीका अख्तियार किया। इसके बाद मीटिंग में मौजूद सारे अधिकारी हक्के बक्के रह गए। अब सवाल यह है कि ऐसे नागिन डांस का अफसरों पर असर होगा भी? ऐसे नागिन डांस से क्या आगे ये अफसर इनकी बात सुनने लगेंगे? बुल्ढाना की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, और ये तरीका विरोध प्रदर्शन का तरीका अनूठा जरूर है, लेकिन शायद इन्हें इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं सूझा। पीडब्ल्यूडी ऑफिस में हुआ एनसीपी कार्यकर्ताओं का ये नागिन डांस, काम बीच में रुक जाने और फिर बार बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई ना होता देख आखिरकार एनसीपी कार्यकर्ताओं ने ये अनूठा तरीका अख्तियार किया और दफ्तर में शुरू कर दिया नागिन डांस। क्या आपने कभी सोचा है कि मजाक किसी की मौत का कारण बन सकता है? लेकिन ऐसा हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में एक पत्नी की हत्या इसीलिए करा दी गई क्योंकि वो अपने पति का मजाक उड़ाती थी। दिल्ली की मोनिका और उसके पति ललित की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसे देखकर आपको भी लग रहा होगा कि एक परफेक्ट फैमिली पिक्चर है, लेकिन वास्तव में इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। मोनिका आज इस दुनिया में नहीं है। पिछले साल 26 जनवरी को पूरे धूमधाम से दोनों की शादी हुई थी, लेकिन शादी के 1.5 साल के भीतर ही बात बात पर दोनों में तकरार शुरू हो गई। मोनिका को पति ललित को सबसे ज्यादा परेशानी इस बात को लेकर थी कि वो उसके हकलाने के लिए मजाक उड़ाती थी। पति के मुताबिक गाड़ी से अपनी पत्नी और बेटी दिशा के साथ ससुराल जा रहा था और इसी दौरान मोनिका को किसी ने गोली मार दी। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने अगले ही दिन ललित को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। पहले तो वो अपने दिए बयान को बार बार बदलता रहा, लेकिन हर बार एक नई कहानी बताते बताते आखिरकार वो खुद ही जाल में फंस गया। पुलिस ने थोड़ी सख्ती बरती तो पूरी तरह से टूट गया और उसने आखिरकार अपना गुनाह कबूल कर लिया। ललित ने पुलिस को बताया कि उसने 8 लाख में अपनी ही पत्नी की सुपारी दी थी क्योंकि वो उसका मजाक उड़ाती थी और उससे वो परेशान था। बतौर पेशगी उसने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को 50,000 रुपए भी दिए और मोनिका की हत्या की साजिश रची। इस वारदात में ललित की एक काफी पुरानी गर्लफ्रेंड ने, क्या कहें कि उसका पहला प्यार भी काफी हद तक इसमें शामिल भी था। दोनों का प्लान यह था कि मोनिका को रास्ते से हटाकर वो 7 फेरे ले लेंगे। आरोप यह भी है कि पुरानी प्रेमिका ने ही ललित को गन लाकर के दी। पुलिस ने साहिल नाम के जिस आरोपी को इस कत्ल में पकड़ा वो भी ललित का दोस्त है, जबकि वारदात में शामिल दूसरा शख्स नाबालिग है। एजिटेशन इन स्पीकिंग फ्रेंकली और कुछ इश्यू है जिसमें जब उसके बेटी का जन्म हुआ था तो नामकरण को लेकर के भी छोटी छोटी बातों को लेकर के उसने परेशान थोड़ा सा होकर के और डिसाइड किया कि मैं इसको एलिमिनेट करना है। और अब आज की एक बेहद अहम खबर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई की विवादित आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को गिराने का फैसला सुनाया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने केंद्र सरकार और पर्यावरण मंत्रालय को निर्देश दिया है कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मुंबई के कोलाबा में मौजूद आदर्श सोसाइटी पर अब जल्द ही बुलडोजर चलने वाला है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे गैर कानूनी अपार्टमेंट बताते हुए कहा, आदर्श पर चलेगा बुलडोजर। ये राजनीतिक भ्रष्टाचार की एक निशानी है, इसीलिए इसे गिरा दिया जाए। अदालत ने यह आदेश आदर्श हाउसिंग सोसाइटी की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया जिसमें पर्यावरण मंत्रालय के फैसले को चुनौती दी गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में शामिल रहे राजनेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ जांच के भी आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने कहा है कि उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। उससे आज पता चल रहा है कि न्याय है, तो थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि इनमें जो थे बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े बाबू लोग थे, बड़े बड़े मिनिस्टर थे और आप लोगों की भी मेहनत है कि आप लोग भी इसमें जुड़े रहे और आखिरकार जाके आज आदर्श गिराने की ऑर्डर हाई कोर्ट से मिली। हम इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं जब तक हम उस कॉपी का ऑर्डर की कॉपी हमें नहीं मिलेगी। पढ़ने के बाद हम बता पाएंगे आपको। आपको ये भी बता दें कि IBN 7 ने सबसे पहले आदर्श घोटाले का खुलासा किया था। इस हाई प्रोफाइल सोसाइटी में नियमों को ताक पर रखकर बिना इजाजत के ही 31 मंजिलों का निर्माण करा दिया गया था। मुंबई की ये सोसाइटी कारगिल वॉर के हीरो और उनकी विधवाओं के लिए बनाया गया था। आपको ये भी बता दें कि आदर्श सोसाइटी में नाम आने के बाद कांग्रेस पार्टी के राज्य के मुख्यमंत्री रहे अशोक चौहान को पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 2014 में चौहान को बॉम्बे हाई कोर्ट से भले ही राहत मिली थी, लेकिन इस मामले में मौजूद मंत्री रिटायर्ड जनरल VK सिंह पर तमाम सवाल उठे। सेना के ये अफसरों ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे और पूरे मामले को उनके और पूर्व जनरल दीपक कपूर के झगड़े का नतीजा बताया था। वहीं आदर्श सोसाइटी के सदस्यों ने दावा किया था कि सोसाइटी जिस जमीन पर खड़ी है वो सेना की नहीं है, ये जमीन महाराष्ट्र सरकार की है, जिसे सोसाइटी ने 26 करोड़ रुपए चुकाकर खरीदा था। मैं समझता हूं कि हमारे साथ में अन्याय हुआ है, क्योंकि हमारे नेवी आर्मी मिलिट्री के कई ऑफिसर है जो बेघर हो गए हैं आज की तारीख में। जमीन पाने से लेके अपनी 7 सालों को फ्लैट दिलाने तक जो शहीदों के नाम का दुरुपयोग किया था, आदर्श टूटना ही चाहिए था। वहीं पूर्व CM अशोक चौहान ने हाई कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करने से मना कर दिया। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 12 हफ्ते का वक्त दिया है। तब तक के इस इमारत पर बुलडोजर नहीं चलेगा। दिनेश मौर्य, मुंबई, IBN 7। उधर पाटीदार आरक्षण आंदोलन के सामने गुजरात की आनंदीबेन सरकार को आखिरकार झुकना ही पड़ा है। आनंदीबेन सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये कि क्या 10% आरक्षण से मान जाएंगे पाटीदार? आरक्षण के लिए हुए इस रण को आप भूले नहीं होंगे। अगस्त 2015 में पाटीदारों के आरक्षण को लेकर शुरू हुआ ये आंदोलन देखते देखते हिंसक हो गया था। 10 लोगों की जान गई थी, 7 करोड़ों की संपत्ति का नुकसान भी हुआ था। इस आंदोलन के 10 महीने बाद गुजरात की आनंदीबेन सरकार ने अब पाटीदारों सहित सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये पाटीदार आंदोलन का असर है? इससे पाटीदारों, ब्राह्मण, क्षत्रियों और लोहाना कम्युनिटी को फायदा मिलेगा। 6 लाख रुपए से कम सालाना आमदनी वाले परिवार इसके दायरे में आएंगे। शिक्षा ही नहीं, सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का फैसला लिया गया है। 1 मई को इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जब गुजरात का फाउंडेशन डे है। इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड्स उसमें बच्चे हैं, जो गरीब छात्र छात्री है, तो उनको ये रिजर्वेशन का लाभ मिले, उस तरीके का पूरा बिल होगा। गौरतलब है कि आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे पाटीदारों ने सरकार और संगठन के लिए मुश्किल खड़ी कर दी थी। सरकार और संगठन ने नगर निगम और उपचुनाव में साख जरूर बचा ली, लेकिन गिरते जनाधार से चिंता बनी हुई थी। सरकार और संगठन पर दबाव इस कदर आया कि सरकार को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना लानी पड़ी। ढेर सारी घोषणाओं के बाद भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। अगले साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में सरकार को ऐसा कुछ करना था कि गिरते जनाधार और नाराज पाटीदार समाज को अपनी ओर लाया जा सके। बता दें कि गुजरात की कुल जनसंख्या की लगभग 15% आबादी पटेलों की है। इस घोषणा को चुनावी घोषणा के तौर पर भी देखा जा रहा है। विपक्ष इसे चुनावी लॉलीपॉप करार दे रहा है। हमारी मांग तो ये थी कि 15% या 20% के बीच में कोई परसेंटेज नक्की किया जाए, ताकि बाकी के जो समाज है उनको सबको न्याय मिले। लेकिन सरकार ने ये करने के बजाय
10% करने का फैसला किया है। खास बात यह है कि गांधीनगर के बीजेपी दफ्तर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल और कोर कमेटी ने ये फैसला लिया है। सरकार पर संगठन किस तरह हावी है, इसका अंदाजा गांधीनगर में हुई बैठक से पता चलता है। अध्यादेश सरकार को लाना है, लेकिन इसका फैसला और घोषणा पार्टी के दफ्तर से होती है। मुख्यमंत्री इसकी घोषणा करती तो सरकार की भूमिका दिखती, लेकिन घोषणा भी प्रदेश अध्यक्ष ने की। खैर, 3.5 करोड़ लोगों के लिए 10% आरक्षण कितना फायदेमंद होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। बता दें कि ये कोटा राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए पहले से मौजूद कुल 49.5% आरक्षण से अलग होगा। इससे कोटा का लेवल 59.5% तक पहुंच जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय की गई 50% की सीमा से ज्यादा होगा। ऐसे में सरकार को यह संदेह भी है कि कुछ ही दिनों में ये एक कानूनी पेच भी बन सकता है, इसलिए सरकार इसको लेकर भी रणनीति तैयार करने का दावा कर रही है। जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7। देश दिन भर में कुछ और खबरें एक ब्रेक के बाद, बने रहें हमारे साथ। जयपुर के एक मानसिक दिव्यांग केंद्र के 11 बच्चों की मौत हो गई, वो भी दूषित खानपान से। 3 बच्चे जयपुर के केजे लोन अस्पताल में आईसीयू में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं और जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार बेखबर है। और IBN 7 ने जब आईसीयू में भर्ती बच्चों की तस्वीरें दिखाई तो अफसरों से लेकर मंत्रियों ने दौड़ लगानी शुरू कर दी। जयपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद जामडोली के इस मानसिक विकलांग केंद्र में आजकल खौफ पसरा है। पिछले 12 दिनों में यहाँ के 11 बच्चे मौत के मुंह में समा चुके हैं। 3 बच्चे अब भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक हो रही मौतों की वजह क्या है, इसे लेकर किसी के पास कोई जवाब नहीं है। बच्चों की मौत पर सोशल जस्टिस मिनिस्टर अरुण चतुर्वेदी का बयान डराने वाला है। कहते हैं बच्चों में इम्यून पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम थी, इसीलिए मौत हो गई। लेकिन सवाल यह है कि अचानक इतने बच्चों का इम्यून सिस्टम कैसे कमजोर हो सकता है। एक बार फिर बता दें कि जामडोली का ये मानसिक विकलांग केंद्र जयपुर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। एक के बाद एक 11 बच्चों की जान जाती रही, लेकिन ना ही मंत्री जी और ना ही प्रशासन ने वहां जाना जरूरी समझा। मंत्री जी मौत की वजह इम्यून सिस्टम का कमजोर होना बता रहे हैं, वहीं जेके लोन अस्पताल में बच्चों का इलाज कर रहे डॉक्टर के मुताबिक मौत की वजह संक्रमण का फैलना है, और ये संक्रमण दूषित खाने या पानी से फैला है। सोर्स ऑफ जो इन्फेक्शन है या संक्रमण है, इसका पता लगाना तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का काम है, पर मोटे तौर पर यह समझ में आता है कि हाँ भाई, क्योंकि इनके लक्षण सबके उल्टी दस्त के साथ शुरू हुए, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो पेट में गई और उसके बाद वो पूरे शरीर में संक्रमण फैला है। डॉक्टर के मुताबिक अगर संक्रमण पर रोक नहीं लगी तो मौत की तादाद बढ़ सकती है। बता दें कि अब तक जिन 11 मासूमों की मौत हुई है, उनमें 7 मौत जयपुर के जेके लोन अस्पताल में हुई है। जयपुर के विमंदित ग्रेड के 3 बच्चों की हालत बेहद सीरियस है। जयपुर के जेके लोन अस्पताल के अंदर आईसीयू में इस वक्त भर्ती है, इलाज चल रहा है। संक्रमण की वजह से ये बीमार हुए हैं और अभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से ये ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। एक बच्चा इसमें भर्ती है, इसके अलावा 2 बच्चे और हैं। हैरानी की बात यह है कि एक के बाद एक बच्चों की जान जा रही है, लेकिन अब तक इस बात का सही तौर पर पता नहीं लगाया जा सका कि आखिर संक्रमण कैसे फैल रहा है, ताकि दूसरे बच्चों को बचाया जा सके। मामले के मीडिया में आने के बाद अब तक सो रही सरकार ने आनन फानन में मौत की जांच के लिए डॉक्टरों की एक जांच कमेटी बना दी है। जैसा हर बार होता है, इस मामले में भी आरोप मढ़ने की कोशिश और राजनीति हो रही है। इस मामले में राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने मौत के लिए वसुंधरा सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इस प्रकार से अपना पल्ला झाड़ लेना या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना, ये सरकार ऐसे काम चलेगा नहीं। मुख्यमंत्री को खुद इसकी इन्वेस्टिगेशन की जांच के आदेश देने चाहिए। ये जो घटना हुई है, ये एक दुर्घटना है, बीमारी है, और बीमारी के लिए हम पूरी इसकी जिम्मेदारी तय करने के लिए कमेटी हमने बनाई है, जो कमेटी राजस्थान सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुदर्शन सेठी के नेतृत्व में होगी। 11 माओं की गोद उजड़ गई, लेकिन इनके लिए एक आवाज सुनाई नहीं दी। हो भी क्यों ना, ये बच्चे तो मानसिक रूप से कमजोर थे,
न आगे चलकर वोट दे सकते थे, न मांग सकते थे। शायद इसीलिए इनको मौत भी खामोशी से ले गई। भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए कैसे भारत ने चौपट किया पाकिस्तान का प्लान। 7:30 बजे खबरों में खास में।